लीगल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सब क्या हो गया, एक्सटर्नल का पार्ट हो गया। इसके अलावा और भी है, अगर हम लोग देखेंगे नोट्स में तो शायद और पॉइंट्स मिलेंगे आपको। फिर एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स, क्या क्या तरीका है, पद्धति है, मेथड्स है जिससे हम लोग देखते हैं, है ना। तो ETOP है, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। पेस्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। इसके अलावा हम लोग पेस्टल भी पढ़े ना, PESTLE, LE वाला भी आ गया, लीगल, है ना। और इसे था शायद एनवायरमेंटल, है ना, तो वो भी आप अलग से भी लिख सकते हैं। फिर SWOT, फिर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। इसके अलावा भी हम लोग और भी पढ़े हैं, है ना, और भी पढ़े ना। एक SWOT का उल्टा भी था, TOWS करके जो बोलते थे, था ना। जो भी टॉपिक है उसको तो आ सकता है ना, है ना। ये तो बस ब्रीफ में है ना, ठीक है। फिर इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस में जैसे रिसोर्स ऑडिट, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जिससे हम लोग क्या पता चलता है कि हमारा अंदर का क्या खूबी है, क्या खामी है ना। तो रिसोर्स ऑडिट जो हम लोग का अपना इंटरनल रिसोर्सेस है, था ना, हम लोग पढ़े थे ना, ह्यूमंस है, ठीक है, मशीन्स है, ये सब जिसका भी हम लोग क्या है, जो जिसका भी मेरे पास इंटरनली मौजूद है, जिससे हम क्या करते हैं, अपना बिजनेस को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाने का कोशिश करते हैं। रिसोर्स बेस्ड व्यू, फिर इसमें कम्पिटिटिव एडवांटेज कम्स फ्रॉम वैल्यूएबल, रेयर, इनिमिटेबल एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल रिसोर्सेज, कि जो आपका, ठीक है, प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धात्मक जो भी लाभ है वो किससे आता है, वैल्यूएबल, जो आपके पास ऐसा रिसोर्सेस है, एसेट्स है जो वैल्यूएबल। जैसे मैनेजरियल पोजीशन में मैनेजर्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, तो वो भी आपके क्या वैल्यूएबल रिसोर्स हुए ना एक तरह से, है ना। रेयर, ऐसा कुछ आप जिसमें है जो कम अवेलेबल है रिसोर्सेस, है ना। इनिमिटेबल, कि आप ऐसा बनाते ही हैं या रिसोर्स है जो दूसरे कॉपी नहीं कर सके, है ना। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, कि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सके, इस तरह का है आपके पास रिसोर्सेज। फिर ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम, कल भी हम लोग देखे, एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली टू रिड्यूस कॉस्ट एंड एनहेंस वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। तो ग्लोबल यहाँ पे आ गया, तो मतलब एक कंट्री से ज़्यादा में आपका फैलाव है अगर, तो वहाँ पे भी आप एक्टिविटीज़ को किस तरीके से मैनेज करते हैं, हम लोग पढ़े इसमें वैल्यू चेन में ना, प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ वाला, है ना, ठीक है, जिससे हमारा क्या हो, कॉस्ट कम हो और हमारा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम लोग दे सके, ठीक है, जो जिसका मूल्य अच्छा रहे, है ना, मोल हो। फिर देखिए यूनिट 3 स्ट्रैटेजिक चॉइस, देखिए इसमें भी सिलेबस में है, स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस एट कॉर्पोरेट लेवल, ठीक है, फिर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग भी है, फिर बिजनेस लेवल, और एक छूटा हुआ था फंक्शनल लेवल, तो वो भी हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज इसमें हम लोग देखे, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ठीक है, जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है जिसमें हम लोग पढ़े ना कि फोकस और डायरेक्शन दिखाता है, कहाँ हमको बढ़ना है, ठीक है, स्कोप बताता है कहाँ हम लोग को किस क्षेत्र में बढ़ना है, तो स्कोप और डायरेक्शन दोनों बताता है कौन, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। इसमें ग्रोथ स्ट्रैटेजी आ गया, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, है ना, कि बढ़ना है या स्टेबल रहना है, या हमको क्या करना है, थोड़ा छटनी करना है, कम करना है अपना ऑपरेशंस को, ठीक है, या फिर से सुधारना है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में हम लोग देखे, ठीक है, जो हम लोग सुधारते हैं अपना ऑपरेशंस को, परफॉर्मेंस को, ठीक है, इसका आप लोग कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला अकाउंट्स में भी किए हैं ना, जो एसेट्स कुछ बेच दो, क्रेडिटर्स बोल दिए हम छोड़ देंगे, कुछ इस तरह का था ना, कुछ है ना। फिर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, कैसे एक फर्म ऑपरेट करता है एक पर्टिकुलर मार्केट में, ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस स्ट्रैटेजी, कल भी हम लोग देखे प्रीवियस ईयर वाला में जो था। इसके अलावा एक इसमें नहीं लिखा हुआ क्योंकि सिलेबस में वो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, पर है वो भी क्या, फंक्शनल वाला, है ना। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी पढ़े ना हम लोग, ठीक है, डिपार्टमेंट के लेवल पे कैसे हम अपना डिपार्टमेंट्स को इम्प्रूव करें, तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी, तो वो मेन आप नोट्स में देखिएगा, है ना। सिचुएशन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज यूनिट 4, ठीक है, तो इसका भी सिलेबस में हम लोग देखेंगे। तो अलग अलग सिचुएशन में जो इंडस्ट्रीज रहते हैं, ठीक है, जैसे कंपीटिंग, ठीक है, कंपीट कर रहे हैं अगर आप इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में, मैच्योरिंग एंड डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, हाइपर कम्पिटिटिव इंडस्ट्री, टर्बुलेंट और इंडस्ट्री लीडर्स है, रनर अप फर्म्स है और वीक बिजनेसेस है, अगर इसमें है आप, तब आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। तो पहले देखिए स्ट्रैटेजीज फॉर इंडस्ट्री सिचुएशंस, तो इमर्जिंग इंडस्ट्री है तो इमर्ज ही कर रहा है, जैसे नया नया ऑनलाइन जब आया था तो क्या था दौर इनोवेशन का, है ना, नयापन कोई लाए, कैसे वो पढ़ा रहे हैं, किस तरीके का है, ठीक है। और भी जो भी मतलब नया इमर्जिंग इंडस्ट्री होता है, मतलब उभर ही रहा है अभी, तो उसमें नयापन ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि उस समय उभर रहा है तो कौन कितना बेटर क्वालिटी से, है ना, बेटर तरीके से वो सर्विस या प्रोडक्ट दे सकते हैं आपको। एंड मार्केट डेवलपमेंट,
ठीक है, मार्केट को डेवलप करना। फिर मैच्योरिंग इंडस्ट्रीज का मेनली क्या है, कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि अब मैच्योर हो गया है ना, सैचुरेशन पॉइंट में लगभग आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा फैल चुका है। ठीक है, तो कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, कितने अच्छे तरीके से आप काम करते हैं तभी तो आपका क्या होगा, क्योंकि मैच्योर हो गया है तो अब आपका जो क्षमता है, हाँ स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन जितना रख पाएंगे, है ना। फिर डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज, रिट्रेंचमेंट और ठीक है निश फोकस, कि हमको क्या करना है, अपना छटनी करना है या कोई पर्टिकुलर चीज़ पे हम फोकस करें, है ना। बंद करना तो लास्ट ऑप्शन रहता है ना। फिर फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रीज, फोकस ऑन ब्रांडिंग, ठीक है, कि ब्रांड मतलब एक अलग डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट हम दे, है ना, डिफ्रेंशिएशन रहे मेरा, ठीक है, क्वालिटी का, लुक का, ठीक है, हाँ किस मतलब स्टैंडर्ड आप अलग रखते हैं दूसरे से जो। फिर कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट कितना लो में, हाँ ठीक है, जितना कम कॉस्ट में, क्योंकि आप वहाँ पे फिर कॉस्ट लीडरशिप अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कंसोलिडेशन, एक साथ जो मिल जाते हैं कुछ कुछ इंडस्ट्री वाले, है ना, ताकि हम क्या कर सके, मिल के, जो वो बोलते हैं ना ये कंपनी और ये कंपनी साथ में मिल गई है ना, हाँ एमलगमेशन मर्जर वाला के जैसे, जिससे क्या हो सके वो और ईजिली मार्केट को कैप्चर कर सके, थोड़ा ज़्यादा मार्केट को। जैसे ऊपर हम लोग देखे, ठीक है, अगर आप ठीक है नीचे फिर आए वैसे हाइपर कम्पिटिटिव इंडस्ट्री, जहाँ पे क्या है खूब कंपटीशन है, ठीक है, जैसे तो इसमें क्या होता है मेनली स्पीड, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, और अलग अलग फर्म्स के लिए स्ट्रैटेजीज क्या है, इंडस्ट्री लीडर्स के लिए तो जो लीडर है ऑलरेडी तो उनका तो एक्सपेंशन और बढ़ सकते हैं, डिफेंस और भी है इसमें, तो बस शॉर्ट में है हम लोग जो पढ़े हैं अलग अलग स्ट्रैटेजी, ठीक है। रनर अप फर्म्स वो चैलेंज करते हैं लीडर को, कोशिश करते हैं हम और बेटर करें, आगे बढ़ जाए, ठीक है, आगे बढ़े, लीडर के पास आ जाए। और वीक फर्म्स तो वो खुद अभी वीक पोजीशन में है तो कोशिश करेंगे सुधारने का, नहीं सुधरने का लगा तब फिर एग्जिट, बाहर, है ना। तो एग्जिट करना लास्ट ऑप्शन होता है, ये पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरा सुधारने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। फिर यूनिट 5 में देखिए, यूनिट 5 में है हमारा स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी और इश्यूज इन ग्लोबल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग जानते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी हम लोग बनाए उसको जब हम लोग एक्शन में पुट करते हैं, है ना, एक्शन में ले आते हैं, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, देखिए यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ जो कि हम लोग पढ़े हैं, पूरा एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वाला पूरा पढ़े हुए है ना, तो ये बस थोड़ा सा है, इसको मत समझिएगा, मेन नोट्स है आपका, ठीक है, या नहीं भी अगर अभी तक रेडी किया तो रेडी करिए, ग्रुप में है वैसे, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, अगर आप प्लान किए, बना लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किए तो फायदा नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए प्लान बनाते हैं कि पढ़ेंगे, हर साल एग्जाम खत्म होता है तो क्या बोलते हैं, अब से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसको एक्शन में नहीं लेते तो क्या होता है, वो फिर अगले साल फिर से वही अब से पढ़ेंगे, है ना, तो वो नहीं आया। और इम्प्लीमेंट डायरेक्ट किए लेकिन स्ट्रैटेजी बनाए नहीं, तो क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो सकता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाए, है ना। एग्जाम के लिए अगर रणनीति नहीं बनाए, ठीक है, पता चला एक ही पेज एक कॉन्सेप्ट को ही समझने में, जैसे हम देखे कि कभी कभी कुछ समझ नहीं आया तो उसी में लग गया इतना कि क्या हुआ, 1.5-2 घंटे ऐसे चला गया और अगले दिन एग्जाम है या कुछ टाइम में एग्जाम है, तो क्या हुआ, हम दूसरी चीज़ पे ज़्यादा टाइम कर दिए। उससे बेटर क्या था, जल्दी जल्दी में दूसरा पहले कंप्लीट करते, टाइम बचता, फिर करते। तो अगर फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर बिजनेस कोई स्ट्रैटेजी पहले से नहीं बनाई है और सिर्फ क्या कर रही है, बस एक्शन ले रही है, तो थोड़ा दिक्कत होगा इम्प्लीमेंट कर रहे तो, है ना, ठीक है। तो दोनों, तो अ गुड स्ट्रैटेजी फेल्स विदाउट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए तो वो फेल, और अगर इम्प्लीमेंट किए और फॉर्मुलेशन नहीं किए तो क्या करना है वो नहीं पता चलेगा, तो रिसोर्सेज क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे, एफिशिएंसी क्या होगा, घटने का चांस है ना, चांस है कि रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, एफिशिएंसी घटेगा, ठीक है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है ना फिर, है ना, किस तरीके से हमको करना है। फिर इश्यूज इन ग्लोबल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, तो कल्चरल डिफरेंसेस है, ग्लोबल है, देखिए ग्लोबल, जब भी ग्लोबल वर्ड आएगा तो कंट्री के बाहर वाला भी सोचना है, तो कल्चर का डिफरेंस होता है, हम लोग पढ़े थे ना, जो वर्क प्लेस का एग्जाम्पल दिए थे, है ना, कि वो टिफिन में अपना क्या लाए थे, लेकिन इंडियन वाले देखे बोले नहीं है ना, तो कल्चर का डिफरेंस होने से। और वो ब्रेड वाला के एग्जाम्पल दिए थे, हस्बैंड को वाइफ देती थी ऊपर वाला ब्रेड का टुकड़ा स्लाइस वाला, है ना, और उनके कंट्री में इसको खराब माना जाता था, जबकि वाइफ के कंट्री में इसको बेस्ट माना जाता था, तो क्या हुआ, डिवोर्स तक वाला बात चला गया, बाद में पता चला तो छोटा बात पे इसके कारण इतना बढ़ रहा है ना। तो इसी तरह जो भी दूसरे कंट्री में अगर ऑपरेट करते हैं तो वहाँ का कल्चर